गणपति बप्पा मोरया। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आइए करते हैं सोमवार सुबह पाव ब्रेकफास्ट की शुरुआत और जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो थोड़ी सुस्त शुरुआत हमने गिफ्ट निफ्टी में ऑफकोर्स होते हुए देखी है। 50 अंकों की कमजोरी इस समय तो दिखाई दे रही है, 20,200 के नीचे है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 45 अंक मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 17-18 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो आज तो जापानीज मार्केट में छुट्टी है, निकेई का बाजार आज बंद है और बाकी जितने मार्केट्स अभी तक एशिया में खुलते नजर आए हैं ये थोड़ी सुस्त शुरुआत ही दिखाते नजर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट की अगर यहां पर बात की जाए तो हमने देखा है कि बीता हफ्ता वंस अगेन कच्चे तेल के नाम रहा है और सोने चांदी में भी कुछ हल्की फुल्की रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर इस हफ्ते रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस परिधान में दर्शकों के सामने है भी और स्पेशल प्रोग्रामिंग भी उसी उपलक्ष्य पर लाए हैं, लेकिन पहले बता दीजिए क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो त्योहार की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं नेहा, और आशा करते हैं कि बाजार के लिए पीरियड अच्छा रहे। यूजुअली तो खैर अच्छा रहता ही है, बट ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें तो ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, ऐसे कोई ट्रबलिंग संकेत नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा और अहम हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, तो उससे पहले देखेंगे तो थोड़ी नरमी है, बट वो ठीक है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। जापान के बाजारों में आज ऑफकोर्स आपको छुट्टी भी आती हुई दिख रही है, बट जो बाकी एशिया के बाजार है थोड़ी नर्म ट्रेडिंग दिखा रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, बट ठीक संकेत आ रहे हैं, कुछ ऐसे ज्यादा खास संकेत इस समय दिख नहीं रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि यूएस फेड समेत 4 सेंट्रल बैंक्स के आपको इस हफ्ते फैसले आने वाले हैं। तो फेड की पॉलिसी पर तो सबको नजर है ही, बट इसके अलावा आपके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी। तो इन सेंट्रल बैंक्स की क्या पॉलिसी रहती है, कमेंट्री रहती है, उस पर बाजार की नजर होगी। साथ ही बैंक ऑफ चाइना से आप उनके लोन प्राइम रेट पर निर्णय आते हुए देखेंगे। ऑलरेडी रेट कट्स कर चुके हैं, सीआरआर कट कर चुके हैं, क्या कुछ और नया डिसीजन आ सकता है, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूएस का हाउसिंग डेटा भी आने वाला है, कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा भी आएगा, तो वहां पर भी बाजार की नजर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है सेंट्रल बैंक एक्शन एंड मोर इंपॉर्टेंटली आगे की कमेंट्री को लेकर। अगर आप देखें तो फ्राइडे का सेशन अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा नहीं रहा। पिछला हफ्ता वैसे अप टिल फ्राइडे अच्छा हफ्ता था, बट फ्राइडे को जितनी भी बढ़त पूरे हफ्ते में थी वो अमेरिकी बाजारों ने गंवा दी। तो फ्राइडे के दिन करीब 290 अंक डाउ आपको लुढ़कते हुए दिखा है। आईटी पर ज्यादा दबाव था, नैस्डैक 1.5% आपका टूटते हुए दिखा। ब्रॉडर मार्केट में भी सेल ऑफ था, 1 से 1.25% की गिरावट आपने रसल 2000 और S&P 500 में भी देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड एक परेशानी आती हुई दिखी। बढ़ती बॉन्ड यील्ड की भी चिंता है, वापस 4.4% पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है। तो 16 साल की ऊंचाई के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर आती हुई दिख रही है। तो वहां से एक बाजार चिंता ले रहा है। इनका कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आया था, वहां से भी बाजार पर दबाव पड़ते हुए दिखा। तो मूड पर असर जरूर फ्राइडे के सेशन में पड़ा है और बड़े इवेंट से पहले एक थोड़ा सेल ऑफ आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। फॉर द वीक अगर आप बात करें तो डाउ हल्की बढ़त के साथ आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, बट S&P और नैस्डैक पर आपने हल्की गिरावट आती हुई देखी है। S&P 500 आपका 0.2% गिरा है, ये ग्राफिक में पॉजिटिव था, वो गिरा है, और साथ ही नैस्डैक भी आपके लिए 0.4% गिरते हुए दिखा है। तो फॉर द वीक नैस्डैक और S&P नेगेटिव थे, डाउ पर हल्की बढ़त रही, बट एसेंशियली फ्राइडे के सेल ऑफ में थ्रू द वीक जितनी भी गेन्स अमेरिकी बाजारों ने दिखाई थी वो आपको रिवर्स होती हुई दिख रही हैं। इस हफ्ते ऑफकोर्स सबकी नजर यूएस फेड की पॉलिसी पर है और एक्सपेक्टेशन है कि इस बार कुछ भी हाइक नहीं होगी। ऑलमोस्ट अब 100% जानकार मान रहे हैं कि इस बार तो एटलीस्ट बदलाव नहीं होगा, बट एक हॉकिश पॉज आ सकता है जेरोम पावेल साहब की तरफ से, यानी कि अगली पॉलिसी में वो रेट बढ़ाने के संकेत दे सकते हैं। ऐसे ही बात मानकर चल रही है। हालांकि नवंबर की पॉलिसी में भी सिर्फ 27% जानकार मान रहे हैं कि रेट्स बढ़ोतरी होगी। यही पिछले हफ्ते इस समय 50% लोग मान रहे थे, तो वहां पर भी एक्सपेक्टेशन कम हुई है। दिसंबर की पॉलिसी में करीब 50% लोग मान रहे हैं कि रेट्स बढ़कर आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट एक्सपेक्टेशन है कि इस बार आपके लिए हॉकिश पॉज होगा और शायद अगली पॉलिसी में रेट्स बढ़ सकते हैं। तो वहां पर सबकी नजर है। ऑफ कोर्स क्या कमेंट्री पावेल साहब आपको देते हुए दिखते हैं।
कमोडिटीज़ की बात करें तो लगातार तीसरे हफ्ते आप देख रहे हैं कच्चे तेल में वीकली बढ़त है और काफ़ी बड़ा हफ्ता रहा, 4.5% की बढ़त आपने देखी है। 94 के ऊपर अभी भी आपको ब्रेंट दिख रहा है, 10 महीने की ऊंचाई पर है। इस महीने करीब 12.5% की मूव ऑलरेडी आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है, तो वहाँ पर तो बाजार की नज़र बनी हुई है। गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछला हफ्ता बेस मेटल्स के लिए अच्छा रहा, एक वीकली रिबाउंड वहाँ पर आपने आते हुए देखा है। चुनिंदा एग्री कमोडिटीज़ भी एक्शन में है। तो ओवरऑल थोड़े सतर्क ज़रूर है इस हफ्ते के लिए ग्लोबल बाजार और इन सारे सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी, स्पेशली यूएस फेड की पॉलिसी पर सबकी नजर बनी हुई है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर नजर रहेगी और फेड चेयर की तरफ से क्या बयान निकल कर आता है वो सब बहुत बारीक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। धन्यवाद दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो खरीदारी हमने कैश स्पेस में तो एटलीस्ट देखी है, फिर चाहे विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हो या घरेलू संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से निकली और 165 करोड़ की खरीद कैश स्पेस में एफआईआईज ने भी रजिस्टर की है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उन सब के दम पर आज मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। गणेशोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां सर। सर बताइए बाजार में आज कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स पे रखे नजर? गुड मॉर्निंग नेहा, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और बढ़िया बात यह कि गणेशोत्सव की शुरुआत करने के लिए आपको संकेत थोड़ी कमजोरी के हैं, तो आपको निचले स्थान पर खरीदारी करने का मौका ये बाजार देगा। और आज अगर गैप डाउन ओपनिंग हो, जितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो, जितनी ज्यादा हो, उतना जल्दी और उतना ज्यादा आपको खरीदना चाहिए। लोअर लेवल से खरीदारी के मौके बनेंगे। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ आपको बाजार में बने रहना है, क्योंकि भारतीय बाजारों का मोमेंटम स्ट्रांग है। थोड़े ग्लोबल संकेत कमजोर हैं, कच्चा तेल थोड़ा ऊपर के लेवल पर है, लेकिन क्लोज के लिहाज से और हमारे इंटरनल के लिहाज से देखें तो खरीदारी का मौका एक गैप डाउन ओपनिंग पर जरूर बनता है। एक जो पहला सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए वो निकल कर आ रहा है 20,050 से लेकर 20,125 की रेंज में। ये वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 20,225 222 का जो हाई बनाया है हमने शुक्रवार के सेशन में, वो जैसे हम पार करेंगे उसके बाद निफ्टी ब्लू स्काई जोन में, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक और बढ़ता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,800 46,000 बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर इस रेंज में आज आपको बैंक निफ्टी मिले तो निश्चित तौर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 46,375 जो लाइफ हाई के आसपास के लेवल है, वहां से लेकर 46,500 के आसपास की हल्की फुल्की बाधा है, उसको पार करेंगे तो और मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी। तो मेरा ये मानना है कि कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में आपके लिए होंगे खरीदारी के बेहतरीन मौके। जी वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो यहाँ पर डिप्स पे खरीद का मौका है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में है। लेवल्स में रिपीट कर देती हूँ, 20,050 से 125 निफ्टी में सहारा देने वाली बैंड होगी और ऊपर 20,225 के पार सर को वो ब्लू स्काई जोन यानी कि खुला नीला आकाश यहां पर स्ट्रेंथ के लिहाज से दिखाई दे रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी 45,800 से 46,000 ये अब एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। जो अपर बैंड है वो यहां पे रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ खिंचता दिखाई दे रहा है। 46,500 तक का लेवल टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी यहां नजर आ सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। जरा बताइए ट्रिगर्स कौन से महत्वपूर्ण आज के लिए और कहां कमाई आज खबरों के दम पे दिखेगी? बिल्कुल, सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। ट्रिगर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले L&T, यहाँ पर इनका बायबैक जो है वो खुलता हुआ दिखेगा। TVS सप्लाई चेन, यहाँ का 30 दिन का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा। IPO अपडेट्स के हिसाब से जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल इनकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी और उसी के साथ साथ संसद का जो विशेष सत्र जो है वो भी शुरू होगा। एक्स डेट है GNFC में जहाँ पर डिविडेंड है 30 का, और JB केमिकल और फार्मा में जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट है 1 शेयर से 2 शेयर के इसमें। और सियाराम सिल्क मिल्स यहाँ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि इनका बायबैक ऑफ शेयर्स जो है उसके लिए भी एक्स डेट होती हुई दिखेगी। अब कई सारे IPO अपडेट्स हैं जिसमें RR काबिल, जिसकी अगर आप देखें फाइनल अपडेट जो है वो आ चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन इनको देखें लगभग 19 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 2 गुना है, QIB का हिस्सा 52 टाइम्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है और NII का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो लगभग 13 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। सामी होटल जिसका डे 2 का अपडेट है, आज इनका डे 3 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 13% के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 61% है और अगर NII का हिस्सा देखेंगे तो लगभग 7% के आसपास का है।
जैगल की बात करें, जिनका अगर आप बात करें आज डे 2 का जो अपडेट है, आज डे 3 है, टोटल सब्सक्रिप्शन 44% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 2 गुना होता हुआ दिखा है और एनआई का बात करें तो लगभग 30% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में यात्रा ऑनलाइन की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें आईपीओ अपडेट्स में, जिनका डे 1 का अपडेट है, आज डे 2 है, टोटल सब्सक्रिप्शन 12% है, रिटेल का हिस्सा 60% है, क्यूआईबी का देखो कुछ भी नहीं आता हुआ दिखा है उसमें, और एनआई की बात करें तो 3% आता हुआ दिखा है। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले आपको टाटा स्टील पर ध्यान रखना है, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। यूके सरकार के साथ यूके स्टील इंडस्ट्री में निवेश के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, और जिसमें पोर्ट टेबलेट प्लांट जो है उसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस्ड, उसके लिए अगर आप बात करें तो स्टील मेकिंग पर लगभग 12,864 करोड़ जो है उसका कुल निवेश होगा। बीईएल, बीएचईएल, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, टाटा मोटर्स, बीएमएल, इन सभी स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डीएसी ने लगभग आप देखें 45,000 करोड़ के 9 रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी देते नए फाइटर प्लेन्स जो है वे दिखेंगे, लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम है और कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। एचएएल यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुल 11,000 करोड़ के एआईएफ के लिए उनको 12 रेजिन ओरिएशन SU-30 के जो है इनको यहाँ पर जो फाइटर जेट हैं वो बनाएगी। उसी के साथ साथ लगभग 100 से अधिक जो है स्वदेशी LCA मार्क I-1 जो फाइटर जेट है वो भी खरीदने की योजना का ऐलान किया है। बीएल यहाँ पर कंपनी को कुल लगभग 3,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें अगर आप बात करें कोचिन शिपयार्ड से अगर उनको बात करें तो 2,118 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस, चेन्नई पेट्रो, MRPL, इन सभी पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है। विंडफॉल टैक्स 6,700 प्रति टन से बढ़ाकर लगभग 10,000 टन कर दिया है। डीजल एक्सपोर्ट्स पर बात करें तो 6 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5.5 लीटर कर दिया है। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर कंपनी ने 16 सितंबर को 1701 करोड़ का जो DOT को अगर आप बात करें तो वे भुगतान करते हुए दिखे हैं। स्पेक्ट्रम ऑक्शन का अगर आप बात करें उसका भुगतान करते हुए दिखे हैं। आइशर मोटर्स, यहाँ पर रिपोर्ट से VECF को लगभग 1000 ई बसों की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। और अंत में बल्ड डील्स की अगर आप बात करें तो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जहां पे प्रमोटर्स की बात करें उन्होंने 25.4% हिस्सेदारी बेची है। खरीदारों में आपको नाम दिखेंगे ICICI Group, प्लूटस, टाटा म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और कई सारे नाम है यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। 5 स्टार बिजनेस की यहाँ पर अंत में बात करें तो शेयर होल्डर्स जो यहाँ पर इसमें फॉरेन कंपनी जो है उन्होंने लगभग 30 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचते हुए दिखे हैं। और उन्हीं की बात करें अगर आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड जो है वहां पर उन्होंने ये खरीदारी जो है वो करते हुए दिखे। चलिए, तो ये तो वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जिनका असर दिखेगा ही। साथ ही आपको बता दें कि ये वो खबरें हैं ये जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में आज आपको बेहतरीन कमाई के मौके मिल सकते हैं। लेकिन इन्हीं तमाम सेक्टर्स में से एक है फर्टिलाइजर स्पेस। वैसे तो काफी बजिंग है, लगातार जी बिजनेस पर इसकी बात हो रही है, लेकिन आज हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं और ये पूरी एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। चलिए कुशल, मॉर्निंग, जरा बताइए आपकी एक्सक्लूसिव रिसर्च क्या कहती है और कैसे कमाई होने वाली है? देखिए, एक्सक्लूसिव रिसर्च में फर्टिलाइजर शेयरों पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दूं कि यूरिया, DAP जो डायमोनियम फॉस्फेट है और साथ ही अन्य कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, उनके जो भी टारगेट रखे थे गवर्नमेंट ने उसके मुकाबले यहाँ पर जो अगस्त महीने में सेल्स होती हुई दिखी है वो 57% ज़्यादा बढ़कर आई है। अब 57% जो ज़्यादा बढ़कर आई है, अमाउंट वाइज 51.6 लाख टन्स का टारगेट था, उसके मुकाबले 80.9 लाख टन्स यहाँ पर ये बिक्री होती हुई दिखी है, जिसके अंतर्गत यूरिया सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्पोनेंट इसमें है। 49.3 लाख टन्स यहाँ पर इस बारी अगस्त महीने में बिक्री हुई है, जिसमें अगर आप पिछला जो लक्ष्य है उससे जो परसेंटेज गेन्स है वो करीबन 47% का है। साथ ही DAP सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जो टारगेट रखा गया था उसके मुकाबले 91% तक की बढ़त है, 14.28 लाख टन्स, और कॉम्प्लेक्स में भी 64% तक की बढ़त देखी गई है। अब इससे क्या इंप्लीकेशंस होते हैं कि जो भी यूरिया या फिर DAP बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां हैं जिनका मैक्सिमम आय का हिस्सा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर है, जिसमें सबसे पहला है चंबल फर्टिलाइजर। इसमें आप देखिए यूरिया, यहाँ पर इनकी कुल आय का 60% हिस्सा यूरिया कंप्राइज करता है, और साथ ही जो इनका P&K सेगमेंट है जिसमें DAP मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, वो भी आय का करीबन 34% हिस्सा कंट्रीब्यूशन है। तो जाहिर सी बात है कि चंबल फर्टिलाइजर यूरिया और DAP को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो करीबन 90% इनकी कुल आय का हिस्सा बन रहा है। यहीं दूसरी तरफ NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यूरिया से करीबन आय का करीबन 65% हिस्सा है, और साथ ही RCF यहाँ
पर यूरिया के लिहाज से FY23 की जो इनकी कुल बिक्री हुई थी उसमें 52% हिस्सा यूरिया कंप्राइज करता है और कॉम्प्लेक्स भी करीबन 16% कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो 3 कंपनियां हैं इन पर बड़ा फोकस कर चल सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टारगेट के मुकाबले जो सेल्स हुई है वो हो सकता है कि यहाँ पर इनके लिए आगे के लिए जो अर्निंग्स के लिहाज से वो बेहतर हो पाए। चलिए, तो ये जो 3 कंपनियां फर्टिलाइजर स्पेस की, इस पर हमारी नजर खास रहने वाली है। धन्यवाद कुशल, वो एक्सक्लूसिव रिसर्च दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि इक्विटी मार्केट में कहां कमाई के मौके आज मिल सकते हैं। तो बाजार पर स्ट्रैटेजी देने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, सबसे पहले तो सर आपको गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर, पहले तो मैं आपसे फर्टिलाइजर स्पेस पर ही बात करना चाहूंगी। चंबल, NFL, ये जितने नाम अभी कुशल ने अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च में गिनाए हैं, मुझे जरा बताइए कि कैसी कमाई होती हुई दिखाई दे रही है आज, कैसे इनको ट्रेड कर सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, सभी जी बिजनेस की एंटायर टीम को एंड आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, NFL और इसके अलावा सारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स इनफैक्ट टेक्निकली काफी अच्छे लग रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा अपमूव हमें सारे ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो NFL टेक्निकली अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 78 से लेके 82 तक की अपसाइड बन सकती है। चार्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 72.5, 72 रुपये 50 पैसे का, तो इसे खरीद के चल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर्स का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और वहां पर भी ऊपरी स्तरों पर 290 से 295 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 282 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कोई भी डिप मिले तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजर स्पेस है बजिंग और NFL हो या चंबल हो, यहाँ पर फोकस करे। 295 तक तो चंबल दिख रहा है और NFL की भी बात करें तो 85 तक का जो टारगेट है वो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर बन सकता है। इमीडिएटली 78 और 82 तक का टारगेट अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम स्टील स्पेस, खासतौर से टाटा स्टील पर फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई देखी है और टाटा स्टील का ब्रिटेन सरकार के साथ एक बड़ा समझौता हुआ है। मुझे जरा बताइए कि आप कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, चार्ट पे कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट अवेटेड है 133 के ऊपर। अगर ये ब्रेक करता है तो बेहतरीन ब्रेकआउट होगा। उसके बाद ऊपरी स्तरों पर एक बड़ी अपसाइड बनती हुई नजर आएगी। 133 के ब्रेकआउट के बाद 138 एंड 145 ये 2 टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 128 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और जिस हिसाब से लगातार हम मेटल स्पेस में तेजी देख रहे हैं पिछले कुछ एक सप्ताह से, तो मेरे ख्याल से ये जो तेजी है वो बरकरार रहनी चाहिए। और स्पेसिफिकली टाटा स्टील में काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओके, और आपको क्या पसंद आ रहा है? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी नीलेश जी? देखिए, मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा कंफर्ट जो जिस सेक्टर में आ रहा है वो है IT, फार्मा और कुछ चुनिंदा NBFC एंड बैंकिंग स्पेस। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा IT स्पेस में से ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। कल के इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में हमने काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिले थे। एक ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। 1300 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। 1325 एंड 1340 ये 2 टारगेट होंगे खरीदारी करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा पे 1325 और 1340 के टारगेट के लिए। एंड 1285 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो स्पेस में भी कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हमने देखा था। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। 3010 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी स्तरों पर 3120 और 3170 ये 2 टारगेट होंगे। 3120 से 3170 के लिए हीरो मोटोकॉर्प में भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। लास्टली फार्मा स्पेस थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, इसलिए तीसरी पीक होगी सन फार्मा में। सन फार्मा में एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं बट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ऊपरी स्तर पर 1170 1180 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 1135 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे चल के लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और सन फार्मा, ये 3 बेहतरीन पिक्स खास आपके लिए आज इक्विटी स्पेस से आती हुई। धन्यवाद नीलेश जी पूरी डिटेल के लिए। आइए कमोडिटी बाजार का करते हैं रुख और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले तो गणेश उत्सव की आपको शुभकामनाएं। जरा बताइए, कच्चा तेल तेजी से भागा है, $94 के है ऊपर, आज क्या करना है? जी गुड मॉर्निंग।
डेफिनेटली देखिए, जो अप ट्रेंड है वो जारी रहा है पिछले से, और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। सप्लाई की कटौती की वजह से जो एक मोमेंटम है वो अपसाइड बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि WTI क्रूड जो है वो करीबन $95 तक पोजिशनली जाने की पॉसिबिलिटी है, जहां पर MCX पर हमें ओवरऑल 8,000 तक के भी लेवल देखने मिलेंगे। ये थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक है। जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, मैं समझता हूं कि 7,470 से 80 के बीच लिया जा सकता है। हल्की से डिप पे 7,400 के नीचे के स्टॉप होंगे और करीबन 7,630 से 40 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके। साथ ही ये भी बताइए कि चांदी में क्या किया जाए। 1,200 रुपए की स्ट्रेंथ लेकर चांदी शुक्रवार को बंद हुई है। जी बिल्कुल, देखिए 2 ही सेशंस में हमने 70,000 से करीबन ऑलमोस्ट 72,500 तक जाते हुए देखा था। मेरा मानना है कि आज के सेशन में प्योरली एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि लगभग अच्छी खासी रैली आई है। तो मैं एक काउंटर मूव के लिए, शॉर्ट टर्म काउंटर मूव के लिए बेचने की सलाह देना चाहूंगा 72,500 पे। 73,100 के ऊपर के स्टॉप होंगे और 71,500 के टारगेट होंगे। हालांकि अगर मैं मीडियम टर्म आउटलुक की बात करूं, हफ्ते 2 हफ्ते की बात करूं, तो मेरा मानना है कि अभी डिप पे बाइंग होनी चाहिए, लेकिन उस डिप के लिए पहले मैं आज बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। ओके, एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे सिल्वर का। 73,100 के ऊपर के स्टॉप होंगे। ओके, चलिए बहुत धन्यवाद आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, अरमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो मैक्वायरी की टाटा स्टील पर रिपोर्ट है। मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट रख रहे हैं 120 का। हालांकि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 132 का है। जेफरीज की टाटा स्टील पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय के स्टैंड को, टारगेट रख रहे हैं 145 का। नोमुरा की डॉक्टर रेड्डीज पर रिपोर्ट है, न्यूट्रल का जो स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 5,802 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे 5,820 के आसपास का है। मॉर्गन स्टैनली ही HCL टेक्नोलॉजी पर उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को और टारगेट रख रहे हैं 1,200 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे वो 1,305 है, उससे काफ़ी कंपेरेटिवली कमी है। मॉर्गन स्टैनली की ही लार्सन एंड टर्बो LNT पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को और टारगेट रख रहे हैं 2935 का, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 2910 का ऑलरेडी है। और अंत में नोमुरा की अपोलो हॉस्पिटल पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 5,107 का, मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 5090 के आसपास का है। चलिए धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। और आपको बता दें, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आपके चहेते एक्सपर्ट्स देंगे विघ्नहर्ता शेयर सुबह 8:30 बजे और सुबह 11 बजे स्पेशल शो गणपति एक शेयर अनेक में मिलेंगे पोर्टफोलियो को समृद्ध बनाने वाले दमदार शेयर। जरूर देखिएगा सिर्फ जी बिजनेस में।